नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्र क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रखर सर द्वारा मुझे राजनीतिक शास्त्र विषय का प्रभार सौंपा गया है। तो दोस्तों, मैं पूरी लगन और निष्ठा के साथ इसमें अपना योगदान देने की कोशिश करूंगा और दोस्तों मुझे आपसे भी पर्याप्त सहयोग की उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजनीति शास्त्र मेरे ट्यूटोरियल्स के अंतर्गत हम राजनीति शास्त्र को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने कई बच्चों को देखा है, कई छात्रों को देखा है कि वो राजनीति शास्त्र ना बोल के राजनीतिक विज्ञान बोल देते हैं। तो दोस्तों, इस भ्रम को अपने पूरी तरीके से दूर कर लीजिए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम कई विचारकों के विभिन्न मत और विभिन्न कथनों के विषय में पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में राजनीतिक शास्त्र आता है, जिसमें से हम भारत की शासन प्रणाली और प्रशासन से जुड़े विभिन्न क्वेश्चंस देखते हैं और विभिन्न तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला वीडियो है, इसमें कंटेंट के बारे में बताया गया है कि कौन से कंटेंट हमें पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। दोस्तों, अगर हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसमें यह बहुत ज़रूरी है कि यह जाने कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ लिखी हैं जो राजनीतिक शास्त्र पढ़ने के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जैसा कि स्नान करने के लिए जल। दरअसल दोस्तों, मैं इसमें ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जो मेरे वीडियो आएंगे उसमें मैं इसकी विस्तृत से चर्चा करूँगा और गहन अध्ययन करूँगा, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसके पश्चात आप बड़ी परीक्षा की भी तैयारी करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली शब्दावली है शासन और प्रशासन। तो शासन के अंतर्गत लॉ बनते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं और प्रशासन के अंतर्गत वे लागू किए जाते हैं। उसके पश्चात अगली शब्दावली है विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में विभिन्न प्रकार के देशों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ चल रही हैं। तो जिसमें से साम्यवाद हो गया, समाजवाद हो गया, प्रजातंत्र हो गया और तानाशाही हो गया और लोकतंत्र हो गया। तो ये जो सभी शासन प्रणालियाँ हैं, तो हम इनके विषय में भी अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अगला है शक्ति पृथक्करण। अब शक्ति पृथक्करण की बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि शासन का जो केंद्रीयकरण है वह किसी एक हाथों में ना होकर अपितु कई विभागों में बराबर बटा होना। जैसे कि आप भारत में देखते हैं, यहाँ पर 3 खंड है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो यहाँ पर न्यायपालिका के अपने कार्य हैं, कार्यपालिका के अपने कार्य हैं और संसद के अपने कार्य हैं। तो ये शक्ति पृथक्करण का एक उदाहरण है। तो इसके पश्चात चलिए हम अगली चीज़ की ओर देखते हैं। तो अगला है राष्ट्र, देश, राज्य या नियाम की। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये 4 शब्दावलियाँ, इनके विषय में भी हम देखेंगे कि राष्ट्र किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, नियामकी किसे कहते हैं। इसमें से बहुत ही छोटे-छोटे अंतर, बुनियादी अंतर हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पढ़ रहे हैं तो हमें वो पता होने चाहिए। इसके पश्चात अगली चीज़ है लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। तो दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ ये है कि जिसमें विकास तो हो रहा है, शासन के संबंध में विकास तो हो रहा है, लेकिन जनता के हितों का भी बराबर ध्यान रखा जा रहा है। तो लोक कल्याणकारी के विषय में भी हम जानेंगे कि भारत में इसकी क्या स्थिति है, इसका विकास हुआ है भारत में या नहीं हुआ है। तो ये सारी चर्चाएँ हम उसके अंतर्गत करेंगे। इसके पश्चात अगली चीज़ है कठोर और लचीला संविधान। कठोर और लचीला संविधान से अर्थ ये है कि भारत का संविधान अमेरिका की तरह कठोर है या ब्रिटेन की तरह लचीला है कि संसद जब चाहे उसमें संशोधन कर देती है। लेकिन भारत में लगभग मध्य मार्ग अपनाया गया, जिसकी पूरी चर्चा हम इसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। तो इसके पश्चात अगली शब्दावली है संघात्मक और एकात्मक शासन। तो दोस्तों, इसमें हमें यह पढ़ेंगे कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली है। तो इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे। तो कई विद्यार्थियों का इसमें उत्तर रहता है कि संघात्मक शासन प्रणाली है। तो इसके तहत मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूँ, कंडीशन देना चाहता हूँ कि जैसे भारत के किसी राज्य में आपातकाल लगता है, तो वहाँ पर जो शासन की समस्त शक्तियाँ हैं केंद्र के हाथों में चली जाती हैं। तो ऐसे में जो राज्य का जो शासन चलाया जाएगा वो केंद्र के साथ चलाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एकात्मक शासन प्रणाली इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इसी प्रकार की कई चीज़ें हैं जो जिनको हम गहन अध्ययन करेंगे और इसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके पश्चात अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है भारतीय संविधान का निर्माण। तो दरअसल भारतीय संविधान के निर्माण के विभिन्न चरणों के विषय में पढ़ेंगे, कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या चीज़ें ली गई हैं और इसमें कितना खर्चा आया, इसकी हम पूरी विस्तृत एक चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे, कब आया कैबिनेट मिशन, कौन कौन सदस्य थे, क्या सिफारिश की इसने, कितना हद तक सफल हुआ, क्यों सफल नहीं हुआ, ये सारी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद अंतिम चीज़ है
भारतीय शासन प्रणाली पर ब्रिटिश प्रभाव। दोस्तों अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो यह जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय शासन प्रणाली पर ब्रिटिश प्रभाव। क्योंकि दरअसल देखा जाता है कि भारत में क्या है, कानून पहले आ गए हैं, संविधान बाद में दिया गया। आज़ादी के 70 साल बाद भी वही कानून इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो अंग्रेजों के समय पर इस्तेमाल किए जाते थे। और इसी प्रकार की कई चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि कलेक्टर का पद हो गया। अंग्रेजों में क्या होता था कि पुलिस राज्य होता था या अफसरशाही चलती थी। तो भारत में अफसरशाही नहीं ली गई है, लोकतंत्र लिया गया, लेकिन कुछ लक्षण उससे मिलते जुलते हैं। जैसे कि कलेक्टर का पद हो गया, ये अफसर के रूप में सबसे बड़ा पद है। तो इससे जुड़ी हुई विस्तृत चर्चा हम इसके सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो मेरा आपको आश्वासन रहता है कि आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं बड़े पैमाने पर उन्हें सुलझाने की कोशिश भी करूँगा। इसके पश्चात हम फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे कि भारत में संविधान की विभिन्न अंग और विषय सूची। तो उसमें जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो विभिन्न देशों से तथ्यों की प्राप्ति, जैसे कि आपातकाल कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, वित्त आयोग कहाँ से लिया गया, या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, या वगैरह वगैरह, ये सब हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके पश्चात राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, प्रतीक चिन्ह, पंचांग, पशु पक्षी, पुष्प, ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। कहाँ से क्या ली गई है, इसमें खासियत क्या है। तिरंगा हो गया जैसे, तो इसमें 3 रंग है, उनकी क्या खासियत है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके पश्चात प्रस्तावना की बात आती है। प्रस्तावना और मूलभूत आधार। तो दोस्तों आपको पता है कि 1973 ईस्वी में जब केशवानंद भारती मामला आया था, जिसमें अभी तक का सबसे बड़ा 13 जजों की पीठ वाला जो सबसे बड़ा निर्णय सुनाया गया था कि संसद द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं लाया जाएगा जो संविधान के मूल ढांचे को डिस्टर्ब करता हो। जिसमें से हमने कुछ प्रमुख चीज़ें देखी थी। जो मूलभूत आधार होता है वह ढांचा होता है इसका, जो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसमें न्यायालय को एक यह अधिकार होता है कि वो इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो वो सारी स्थिति इसके अंतर्गत हम देखेंगे। जो इसका सेपरेट वीडियो होगा उसमें मैं पूरी तरीके से इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके पश्चात अगली चीज़ है राज्य निर्माण प्रक्रिया। तो राज्य निर्माण प्रक्रिया के बारे में देखा जाए तो लगभग लगभग संसद को इसमें विशेषाधिकार है। वो राज्य का निर्माण कर सकती है, नाम बदल सकती है, सीमा बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत देखेंगे। अभी केवल हम कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है। इसके पश्चात अगली चीज़ है नागरिकता। नागरिकता PIONRI, यहाँ पर ये लिखने का मतलब ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो मतलब कि कौन इसमें से भारत के हैं, या भारत के अब नहीं है, दूसरे देश में चले गए हैं, या भारत के थे दूसरे देश में चले गए लेकिन अभी भी भारत की नागरिकता रखते हैं, या भारत के थे दूसरे देश में चले गए, भारत की नागरिकता नहीं रखते हैं। दरअसल दोस्तों नागरिकता का सबसे बड़ा एक लाभकारी पहलू यह होता है कि मान लीजिए हमारे देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश में गया, वहाँ पर वह व्यापार कर रहा है या कोई अपनी व्यवसाय कर रहा है, तो वहाँ से वो रिमिटेंस भेजता है, पुनर्प्राप्ति, जो भारत के एक तरह से हम देख लें तो कई कार्यों में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो यह है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पश्चात अगली चीज़ आ जाती है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आप सबको पता है 12 से 35 है। मानव के अधिकारों के विषय में चर्चा की गई जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पश्चात मार्शल लॉ ऑफ अफ्स्पा, तो ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें व्यक्ति के अधिकार हैं, उनके अधिकारों को कैसे कम किया जाए, इस विषय के बारे में सारी चर्चाएं इसके तहत हम करेंगे। अगली चीज़ है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के विषय में भी हम जानेंगे। मौलिक अधिकार होते हैं, फिर वो मौलिक कर्तव्य होते हैं। मौलिक कर्तव्य में जो लोगों की जिम्मेदारी होती है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आती है अगली चीज़ नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है, नीति निर्देशक मतलब कानून और उसको निर्देशन देने वाला। तो संसद जो कानून बनाएगी उसमें उसको निर्देशन देने वाला है। जैसे कि इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जब सरकार सक्षम होगी वो तब इसे लागू करेगी। और इसमें यह भी बताया गया कि सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पश्चात अगली चीज़ है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के अंतर्गत आपको पता ही है कि राष्ट्रपति का पद सम्मान का पद होता है शक्ति की अपेक्षा। और उसके पश्चात उपराष्ट्रपति, तो इन दोनों को भी हम एक वीडियो लेक्चर में अलग अलग से पढ़ेंगे। और उसके पश्चात न्यायपालिका से क्या संबंध है, कार्यपालिका से क्या संबंध है, और इन सारी गतिविधियों पर भी हम एक प्रकाश डालेंगे। इसके पश्चात अगली चीज़ है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। और मंत्रिपरिषद के साथ साथ मैं आपको बता दूं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतरों को पढ़ेंगे। क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें, तो वो सारी चीज़ों को भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल। तो ये भी हम देखेंगे।
और इसके पश्चात मैं एक चीज़ लिखना यहाँ भूल गया हूँ, महाधिवक्ता मतलब सॉलिसिटर जनरल, तो उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा, उसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। उसके पश्चात भारतीय संसद जो महत्वपूर्ण अंग है इंडियन पॉलिटी का, तो उसे भी हम देखेंगे। राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, तो इन सब पर भी हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे। इसके बाद आ गया है परसीमन, तो परसीमन के विषय में पढ़ेंगे, परसीमन क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ हैं, अब तक कितनी बार किया जा चुका है, तो इन सारी चीज़ों पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगली चीज़ है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इनके विषय में भी हम देखेंगे कि इनकी क्या कार्य शक्तियाँ हैं, कैसे कार्य करते हैं, प्रणाली क्या है, तो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अगली चीज़ है भारत में, दरअसल दोस्तों यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर लोक सेवाएँ होगा, तो भारत में लोक सेवाएँ, दरअसल इसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस ये सारी सेवाएँ आती हैं, मतलब अखिल भारतीय सेवाएँ इसके अंतर्गत आती हैं, तो हम उसको भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में पूरी तरीके से देखेंगे। उसके बाद आ जाती है संसद की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई कैसे होती है, शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे, इसका एक बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी तो यह आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इसके पश्चात अगली चीज़ हो गई विभिन्न प्रकार के संसदीय प्रभाव, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे संसद के प्रभाव पड़ते हैं अलग अलग तथ्यों पर, तो इन सारे विषय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे पीएसी हो गई, लोक लेखा हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, अनुशीलन समिति हो गई, तो इनके विषय में भी हम एक गहन अध्ययन करेंगे। उसके बाद बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण, इनके विषय में भी हम देखेंगे बजट क्या है, तो दरअसल ये 109 अनुदान मांगों का समूह है ऐसा बोला जाता है, लेकिन हम इसके अंतर्गत और भी चीज़ें देखेंगे कि बजट क्यों आता है, क्यों पारित किया जाता है, बजट अगर कम होता है तो इस पर सरकार का क्या प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा आता है तो क्या सरकार नई चीज़ें अपनाती है या देश के विकास में यह कैसे सहायक होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अगली चीज़ आ जाती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी भी कहते हैं, तो ये ऑडिट करता है दरअसल, तो इसके विषय में भी हम एक सेपरेट लेक्चर में पूरा देखेंगे। उसके पश्चात पॉलिटी का एक महाअंग आ जाता है भारतीय न्यायपालिका, जो पॉलिटी के 3 महाखंडों में एक खंड है। इसके पश्चात कार्यपालिका, विधायिका, ये सारी अलग चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन न्यायपालिका का एक विशेष रोल होता है। इसके पश्चात अगली चीज़ आ जाती है सर्वोच्च न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, किसी रोड का बनना है लेकिन बहुत समय तक वो रोड कार्यान्वित है लेकिन उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, तो इस मामले में अगर न्यायालय उसे देख रहा है तो इसके विषय में वो टिप्पणी कर सकता है। तो ये सारी गतिविधियाँ आती हैं न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत, हम इसे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में पूरी तरीके से समझाएंगे और जानेंगे कि इसके विषय में क्या लाभ है, क्या हानि है, और ये न्यायालय के अधिकारों को न्यून करती है या फिर बढ़ाती है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके पश्चात अगली चीज़ आ जाती है राज्यपाल, तो राज्यपाल का पद वैसे ही है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल। फिर राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल का पद उस प्रकार है जैसे केंद्र में संसद और राज्य में राज्य विधानमंडल। और उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है विधानसभा, विधानसभा जैसे कि इसको निम्न सदन बोला जाता है, तो जैसे कि केंद्र में निम्न सदन लोकसभा हो जाता है तो राज्य में निम्न सदन विधानसभा हो जाता है, उच्च सदन विधान परिषद हो गया और केंद्र में हो गया राज्यसभा, तो इस प्रकार ये चीज़ें हैं। तो मैंने बस इस वीडियो को इसीलिए बनाया है कि आपको हर चीज़ का ओवरव्यू मिल पाए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसमें से भी अगर देखें तो क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, हो सकता है वो चीज़ें मनोरंजक हों लेकिन हमें तो वही पढ़ना है ना जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। इसके पश्चात चलिए अगली चीज़ देखते हैं। तो अगली चीज़ है आपातकाल। आपातकाल देखेंगे कितने प्रकार का होता है, कितनी बार लग चुका है, क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, तो दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही सब चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग देखेंगे, निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद राजनीतिक दल देखेंगे, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्टी, राजकीय पार्टी, तो इन सब की देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी होती है, किसके अंतर्गत इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, राजकीय पार्टी का दर्जा मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध पॉलिटी के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि केंद्र और राज्य के बीच आपस में क्या संबंध है, कैसे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ संचालित की जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में जानते हैं कितने सदस्य होते हैं, कब कब गठित किया जाता है, कौन गठित करता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसका एक विस्तृत वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा। फिर अगली चीज़ आ जाती है योजना आयोग और नीति आयोग। तो दोस्तों नीति आयोग दरअसल योजना आयोग का ही एक आधुनिक संस्करण आप कह सकते हैं। नीति आयोग आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 से संचालित होता चला आ रहा है।
तो वो ये इसका ही आगे का एक संस्करण है। इसके पश्चात अगली चीज़ है राष्ट्रीय विकास परिषद, फिर अंतर्राज्यीय परिषद। दरअसल इन दोनों परिषदों का मेन लक्ष्य यह है कि केंद्र और राज्य के बीच में आपस में जो विकास की गतिविधियाँ हैं उनको आपस में सामंजस्य बिठाए रखना, तो ये सारी गतिविधियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। फिर अगली चीज़ है क्षेत्रीय परिषद। तो हम क्षेत्रीय परिषद को देखेंगे कितनी भारत में क्षेत्रीय परिषद है, कहाँ-कहाँ है, कौन-कौन से राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर अगली चीज़ है भारत में लोक सेवा। तो भारत में लोक सेवा हम देख चुके हैं अभी। इसके पश्चात अगली चीज़ है राजभाषा। तो राजभाषा और त्रिभाषा फार्मूला, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में कस्तूरी रंगन समिति द्वारा जो त्रिभाषा फार्मूला लाया गया है उस पर भी हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात अगली चीज़ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और एक आपका बचता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इन आयोगों की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, तो हम इन्हें भी पढ़ेंगे। इसके पश्चात अगली चीज़ आ जाती है विधेयक और कानून। तो हम इसे देखेंगे विधेयक और कानून में क्या अंतर है, कैसे भी एक विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कोई साधारण बहुमत से हुआ, कोई विशेष बहुमत से हुआ, कोई विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति पर हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे सभी। फिर उसके बाद मेन टॉपिक आ जाता है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन को देखेंगे कि कैसे कैसे संविधान हुए, कब कब हुए, एक सूची इसकी पूरी पढ़ लेंगे। तो कई ट्रिक्स भी हैं जो मैं आपको इसके अंतर्गत बताऊंगा, जिससे आपको यह याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद अगली चीज़ है कश्मीर समस्या, अनुच्छेद 370। तो दोस्तों कश्मीर समस्या के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की समस्या फैली हुई हैं। और अनुच्छेद 370 जो कि जिसका वर्तमान में तो अस्तित्व लगभग लगभग नहीं है। तो ये जब था तो इसकी क्या दिक्कतें थी, अभी अब ये नहीं है तो इससे क्या राहत मिली है, 35 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये इन सारी के विषय में भी हम एक विस्तृत वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात अनुसूचियों के विषय में हम देखेंगे कौन सी अनुसूची, कितनी अनुसूची हैं, जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, कौन सी बढ़ी है, कब बढ़ी है, किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ी है, उनमें क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत देखेंगे। ट्रिक्स के माध्यम से भी बताऊंगा और ऐसे बता दूंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनुच्छेद रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चीज़ों को देखेंगे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इसके पश्चात अगली चीज़ आ जाती है पंचायती राज। तो पंचायती राज दरअसल ग्राम पंचायत के ऊपर है और ग्राम सभाओं के ऊपर है। तो ये दरअसल बाद में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस पर भी हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे। इसके बाद स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन जैसा कि आप जानते हैं नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह, तो वो सब इसके अंतर्गत आती है। तो पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन लगभग लगभग एक ही चीज़ के आसपास हैं, बस वो एक ग्राम के ऊपर रहती है और ये शहर के ऊपर रहती है। तो हम पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन इन दोनों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा मेरा वीडियो पॉलिटी के ऊपर था। तो पॉलिटी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी वो मैं सारी क्लियर करने की चेष्टा करूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आपसे वीडियो से जुड़े हुए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर सलूशन आपको दे दूँगा। दोस्तों वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।